नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नई कहानी को लेकर, जिसका नाम है जंगल की रानी। इस कहानी के रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आइए प्रारंभ करते हैं कहानी पाठ। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अंतिम सांसें गिन रहा था सोमनाथ। एक एक सांस लेने के लिए वह पीड़ा की भयावह राहों से गुजर रहा था। आंखों के सामने कमली का चेहरा धुंधली छाया की तरह बार बार आ रहा था। शायद कमली का चेहरा ही उसे मौत से जूझने का संकल्प दे रहा था। पिछले 2 दिन की घटनाएं रह रह कर उसे व्यथित कर रही थीं। उसकी स्मृति में उनकी कठोर मुद्राएं ताजा हो उठी थीं। वे उसकी ओर बहुत तेजी से लपके थे। जब तक वह संभल पाता, वे भूखे लकड़भग्गों की तरह उस पर टूट पड़े थे। उनके हाथों में लोहे की चैन और डंडे थे। एक चेहरे को उसने अनेक बार पुलिस वर्दी में देखा था। अक्सर गांधी चौक के पास के पुलिस थाने में उसकी ड्यूटी रहती थी। उसे अच्छी तरह पहचान लिया था सोमनाथ ने। इस ख्याल ने ही उसकी रगों में दहकते जंगल का एहसास भर दिया था। सुबह की ताज़ा धूप के साथ ही खबर पूरे शहर में फैल गई थी। सोया सोया सा शहर अचानक जाग गया था। रेलवे लाइन के पास पड़ी आदिवासी युवती की लाश ने शहर को झकझोर दिया था। माहौल में शंकाओं आशंकाओं के बादल घिर गए थे। लाश एक कीमती साड़ी में बेतरतीब से लिपटी हुई थी। भीड़ की फुसफुसाहट धीरे धीरे शोर में बदलने लगी थी। किसी भी समय भीड़ बेकाबू हो सकती थी। पुलिस ने भीड़ का रुख देखते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। खबर मिलते ही सोमनाथ घटनास्थल पर पहुंच गया था। वहां से अस्पताल की ओर निकल पड़ा था, जहां पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले जाया गया था। अस्पताल में भी भीड़ का वही हाल था। नागरिक कृति समिति के कार्यकर्ता सक्रिय थे। जितने मुंह उतनी बातें। सोमनाथ लाश को निकट से देखना चाहता था। पुलिस भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही थी। लाश के चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही उसकी धमनियों में रक्त जम गया था। चेहरे की नसें खींच गई थीं। पूरे जिस्म पर चींटियां रेंगने लगी थीं। अंदर ही अंदर आग का गोला उठने लगा था। कल ही तो उसने इस युवती को जीते जागते देखा था। जंगल की रानी सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा था। वह उसे देखता ही रह गया था। सोमनाथ को लगा था जैसे जंगल का फूल शहर में आकर भी अपनी सुगंध बनाए हुए था। मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध उसके चेहरे पर चमक पैदा कर रही थी। गहरा श्यामल रंग भरा पूरा शरीर, चेहरे पर ताजगी। उसने जंगल की इस रानी को कैमरे में उतार लिया था। लाश के इंतजार में बैठे बूढ़े आदिवासी पर सोमनाथ की नज़र पड़ी, जिसकी आंखें पथरा गई थीं। भीड़ में किसी ने बताया था, यह बाप है उस युवती का, अभी अभी गांव से यहाँ पहुंचा है। सोमनाथ बूढ़े के पास जा बैठा था। सोमनाथ ने सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन आंखों में खंडित अवशेषों को देखकर वह सिहर उठा था। उसने बूढ़े के बिखरे सपनों को पकड़ने की कोशिश की। बूढ़ी आंखों में जवान बेटी की धुंधली तस्वीर थी, जो गांव से चलकर शहर आई थी, भविष्य की उम्मीदों के साथ लेकर। अस्पताल में भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ में भी बूढ़ा अकेला था। उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। उसके साथ गांव से आए हेडमास्टर जीवन वानखेड़े, जिसने कमली को बेटी की तरह आगे बढ़ने के प्रयास किए थे। उसके भविष्य को नया रूप देने की इस कोशिश में उसने खुद ही को झुलसा लिया था। उसी के कहने पर कमली गांव से शहर आई थी, ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने। गांव में हेडमास्टर का विरोध करने वालों की कमी नहीं थी। इस घटना ने हेडमास्टर को भी तोड़ दिया था। सोमनाथ के पूछने पर वह फफक पड़ा था। हे कायजान साहेब, यह क्या हो गया साहब? सोमनाथ ने उससे हिम्मत बंधाई थी। हेडमास्टर जीवन वानखेड़े के मन में यह बात बैठ गई थी, कमली की मौत का जिम्मेदार वही है।
सोमनाथ ने ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के अवसर पर ही देखा था कमली को। वह नया सवेरा के लिए कवर करने गया था। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी साहब ने विशेष रुचि दिखाई थी। जीवनवान खड़े हेडमास्टर ने विस्तार से सोमनाथ को बताया था कि कमली के बारे में। कमली को गांव के स्कूल में नौकरी भी हेडमास्टर की सिफारिश पर ही मिली थी। कमली पढ़ने में तेज थी। मैट्रिक के बाद बूढ़े बाप की हैसियत नहीं थी कमली को आगे पढ़ाने की। वह तो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर देने की जुगत में था। उसने बिरादरी के ही एक लड़के से बात भी कर ली थी जो बल्लारपुर कॉलोनी में काम करता था। जीवनवान खेड़े ने विरोध किया था। वह चाहता था पहले कमली अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हो गई अपने पैरों पर खड़ी। हेडमास्टर का गला भर्रा आया था। डिप्टी साहब दौरे पर गए थे स्कूल का मुआयना करने। कमली को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। बहुत देर तक कमली से पूछताछ करते रहे थे। उनके कहने पर ही कमली को ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर में भेजा था। हेडमास्टर ने थके थके स्वर में बताया था। सोमनाथ नया सवेरा के कार्यालय में लौट आया था। वह बेहद उद्विग्न हो उठा था। पुलिस इसे आत्महत्या का केस बता रही थी। हेडमास्टर से भी पोस्टमार्टम से भी आत्महत्या की पुष्टि हो गई थी। लेकिन सोमनाथ किसी अन्य ही उधेड़-बुन में लगा था। उसने कुछ सूत्र जोड़ भी लिए थे। उसकी सोच के घोड़े बेलगाम लगे थे। संशय और षड्यंत्र की अधबनी दीवारों पर वह तर्कों के सहारे चढ़ना चाह रहा था। कमली से उसे सहानुभूति हो चली थी। बूढ़े बाप का चेहरा हेडमास्टर की पीड़ा उसे अंदर ही अंदर उकसा रही थी। वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कमली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करना चाहता था। ऐसे ढेरों प्रश्न उठ रहे थे जिनका समाधान चाहिए था। कमली ने आत्महत्या की है, यह ख्याल ही उसे गलत और गुमराह करने वाला लग रहा था। रेलवे लाइन के पास लाश मिलना, वह भी महंगी साड़ी में, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कमली ने। ये सारे सवाल सोमनाथ के सामने खड़े थे। उद्घाटन समारोह के समय उसने डिप्टी साहब की आंखों में खास चमक देखी थी। डिप्टी साहब का ख्याल आते ही वह पल भर के लिए उसकी सोच को ब्रेक लग गया था। जैसे कोई सूत्र हाथ में आ गया हो। वह सीधा डिप्टी साहब के बंगले पर पहुंचा। सोमनाथ ने कॉल बेल दबाई। कुछ पलों के अंतराल पर दरवाज़ा खुला। शराब की तीव्र गंध से सोमनाथ का सिर भन्ना गया। डिप्टी साहब धुत थे नशे में। उनकी आंखें चढ़ी हुई थीं। सोमनाथ ने कमली की मौत का समाचार देते हुए पूछा, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं नया सवेरा का संपादक सोमनाथ हूँ। डिप्टी साहब गुस्से में भड़क उठे। उनका चेहरा क्रोध में विद्रुप्त हो गया। सोमनाथ ने उन्हें शांत करना चाहा। डिप्टी साहब, केस बलात्कार का लगता है। पुलिस मामले को रफा दफा करना चाहती है, इसलिए आत्महत्या का केस बना रही है। उधर नागरिक कृति समिति ने आंदोलन खड़ा करने की बात की है। आपका वक्तव्य जरूरी है। डिप्टी साहब क्रुद्ध मुद्रा में चीखते हुए बोले, हु आर यू ब्लडी फूल? यहाँ आप आने की हिम्मत कैसे की? गाली सुनकर सोमनाथ की कनपटी गर्म हो गई थी। स्वयं को संयत रखते हुए बोला, शायद आपने सुना नहीं। मैंने आपको बताया था मैं कौन हूँ। मैं दैनिक नया सवेरा का संपादक हूँ सोमनाथ। इससे अधिक अपने बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। मैं आपकी मदद लेने आया था। कमली जिसकी मौत हुई है, आपके निमंत्रण पर ही शहर आई थी। ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर के आयोजक भी आप ही हैं। डिप्टी साहब असहज होने लगे थे। उनका गला सूखने लगा था। स्वर में उत्तेजना थी। बोले, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लड़की जरूर बदचलन रही होगी। आप पुलिस स्टेशन जाइए, जो भी पूछना है वहीं जाकर पता कीजिए। उन्होंने दरवाज़ा भड़ाक से बंद कर लिया था। सोमनाथ अपने कार्यालय में लौट आया था। अपने सहयोगी दिवाकर रायपुरे को जरूरी निर्देश देकर वह कमली के गांव खापरी के लिए निकल पड़ा था। वहां कमली के बारे में जरूरी जानकारी मिलने की आशा थी। जब वह लौटा तो रात के 10 बजे थे। दिन भर की भागम भाग ने उसे चूर चूर कर दिया था। उसने दिन भर के अनुभवों को नया सवेरा के पृष्ठों पर उड़ेल दिया था।
उसके भीतर का ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा था। तथ्यपरक रिपोर्ट पढ़कर शहर में खलबली मच गई थी। कई जंगली तेंदुओं के मुखौटे उतार देने की कोशिश की गई थी। नया सवेरा में छपी खबर पढ़कर डिप्टी साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। गले में जैसे कुछ फंस गया था। आंखों के सामने लाल रक्त में भीगे तारे नाचने लगे थे। अखबार में छपा एक एक शब्द डिप्टी साहब के भीतर गर्म पारा उड़ेल रहा था। घबराहट में उसने एसपी और एमएलए को फ़ोन किया। एसपी ने डिप्टी साहब को सांत्वना देते हुए सोमनाथ को सबक सिखाने का भी वादा किया। एमएलए ने डिप्टी साहब को छुट्टी पर चले जाने की सलाह दी। वे स्वयं भी आज राजधानी के लिए निकल रहे हैं। डिप्टी साहब बेचैन हो उठे थे। उसके कानों में भीड़ का शोर गूंजने लगा था। शरीर पर कांटे उग आए थे। कमली का चेहरा, निर्जीव शरीर आंखों में तैरने लगा था। शरीर में झंझनाहट होने लगी थी। घबराहट में माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई थीं। उसकी स्मृति में खापरी गांव घूमने लगा था, जहां गत सप्ताह वे दौरे पर गए थे। वहीं स्कूल में कमली को देखा था। देखा क्या था, कमली डिप्टी साहब के दिलो दिमाग पर छा गई थी। उनके भीतर सोया तेंदुआ जाग गया था। जितनी देर स्कूल में रहे, कमली को अपने आसपास ही उलझाए रखा, जैसे कमली को पूरी तरह आंखों में उतार लेना चाहते थे। डिप्टी साहब शहर लौट आए थे। कमली उनकी चेतना पर छाई हुई थी। वे हर हालत में उसे पाने के लिए लालायित थे। उनके भीतर का हवसी तेंदुआ घात लगाकर बैठ गया था। शिकार को फंसाने के लिए ग्रामीण महिला प्रशिक्षण शिविर का जाल बुना गया था। एसपी साहब और क्षेत्र के उभरते लोकप्रिय नेता विधायक के सहयोग से डिप्टी साहब ने योजना को कार्यान्वित किया था। जाल काफ़ी सोच समझकर फेंका गया था। उद्घाटन समारोह में एसपी और विधायक जी भी उपस्थित थे। कमली को देखकर उनका भी रक्तदाब बढ़ गया था। वे जल्दी से जल्दी इस जंगली फूल की खुशबू पाना चाहते थे। रात के 10 साढ़े 10 का समय था। विश्राम गृह के आसपास अंधेरा सन्नाटे बुन रहा था। कमरा नंबर 4 में डिप्टी साहब के साथ एसपी और विधायक जी बेसब्री से कमली का इंतजार कर रहे थे। विधायक जी के खास लोग कमली को बस लेकर ही आते होंगे। जीप की आवाज़ सुनते ही तीनों की बाँछें खिल गई थीं। कमली को बुरी तरह बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर लाया गया था। कमरे में लाकर उसे खोल दिया गया था। कमरे में डिप्टी साहब और एसपी को देखकर कमली सब कुछ समझ गई थी। उसके अंतस में अपमान की भट्ठी सुलग उठी थी। कमली को देखते ही डिप्टी साहब बेकाबू हो गए थे। भूखे तेंदुए की तरह वे कमली पर झपट पड़े। इस अचानक हमले से कमली हड़बड़ा गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। डिप्टी साहब की गिरफ्त से वह मुक्त हो गई थी। डिप्टी साहब को धक्का देकर दरवाजे की ओर भागी। डिप्टी साहब कपास के बोरे की तरह लुढ़क गए थे। दरवाज़ा बाहर से बंद था। असहाय सी कमली दरवाज़ा पीटने लगी। तब तक एसपी ने उसे दबोच लिया। कमली के भीतर जंगल जाग उठा था। वह जंगली जानवरों की मांद से फंस गई थी। उसने बचने के लिए संघर्ष करने लगी। शरीर के कपड़े चिथड़ों में बदल गए थे। चिथड़े घावों और खरोचों को ढक पाने में असफल होने लगे थे। संघर्ष चरम सीमा पर था। डिप्टी साहब हाँफने लगे थे। कमली ने विधायक जी को पटखनी देकर फर्श पर गिरा लिया था। आंखें छाती पर चढ़कर पंजों से विधायक जी की गर्दन दबोच ली थी। विधायक जी आंख साक्षात मृत्यु दर्शन कर रही थी। वे घिघियाने लगे थे। गर्दन पर कमली की उंगलियां कसती जा रही थीं। एसपी ने कमली को अलग करना चाहा, असफल रहे। कोई राह न देखकर एसपी ने कमली की गर्दन पर बाँह का घेरा डाल दिया। कमली कसमसाने लगी। विधायक जी की गर्दन पर कमली की पकड़ ढीली पड़ गई थी। एसपी ने कमली की गर्दन पूरी ताकत से मरोड़ दी थी। एक ही झटके में कमली का शरीर झूल गया था, निर्जीव होकर। क्षण भर में कमली कमली नहीं रह गई थी। वह एक लाश बदल चुकी थी। कमरे में जैसे तूफान रुक गया था। सन्नाटे के बीच वे तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। विधायक जी अपनी गर्दन सहला रहे थे, जहां थोड़ी देर पहले कमली की उंगलियों ने अपनी ताकत से निशान छोड़े थे। उंगलियों के दबाव की कसक अभी जिंदा थी। डिप्टी साहब एक कोने में हारे हुए सिपाही की तरह खड़े थे।
एसपी की निगाहें मृतदेह को अभी तक निहार रही थीं। जंगल की रानी अपराजेय थी। फोन की घंटी ने डिप्टी साहब की विचार तंत्रा को खंडित कर दिया था। एसपी साहब डिप्टी साहब को खुशखबरी दे रहे थे फोन पर। नया सवेरा का संपादक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा था। डिप्टी साहब पीटे हुए से हताश सोफे पर लुढ़क गए थे। बंगले की दीवारें जैसे एकदम निकट आ गई थीं। उसने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया था। अगले दिन गांधी चौक पर एक विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए विधायक जी ने संपादक के हत्यारों को सजा दिलाने की शपथ ली थी। शहर मूक बना, सब कुछ देख समझ रहा था, इसलिए शांत था। तो ये थी कहानी जंगल की रानी। अगली कहानी हम आपके समक्ष फिर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।